नमस्कार दोस्तों, आज मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी लेकर आया हूँ। ये चैप्टर इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस का पहला पार्ट है, जिसमें आप यूवी की लाइट की एनर्जी आपने कल देखी थी, 10⁷ से 10⁹ के बीच में थी। और ये अल्ट्रा वायलेट रीजन की रे है जो किसी भी मटेरियल पर पड़ने के बाद उसमें एब्जॉर्ब होती है और वो मटेरियल फिर उसको ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रोसेस पूरी जो है हम आज स्टडी करेंगे, बेसिक कंसेप्ट उसका समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को जो है वो क्लियर करेंगे। देखिए, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है जानना है वो है यूवी की वेवलेंथ कितनी होती है। वेवलेंथ मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में कि वेवलेंथ इज़ द लेंथ ऑफ द वेव। ठीक है, ठीक है। तो इसकी जो रेंज है वो 190 से 400 नैनोमीटर या 190 से 400 नैनोमीटर। विजिबल वेवलेंथ की रेंज जो होती है 400 से 800 नैनोमीटर होती है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी पेनिट्रेशन पावर कम होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इसकी वेवलेंथ जो है वो कम है, तो अल्ट्रा वायलेट रीजन की जो पेनिट्रेशन पावर है वो विजिबल रेडिएशन से ज़्यादा होगी। ठीक है, विजिबल रेडिएशन में हम लोग विबग्योर देखते हैं। विबग्योर में पहला जो रेडिएशन है वो वायलेट कलर का है। उससे पहले हम चलते हैं तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में जाते हैं, रेड के बाद जाते हैं तो इंफ्रारेड रीजन में जाते हैं। यहाँ हम केवल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की बात करेंगे। देखिए, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। किसी भी मटेरियल में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स सारी चीज़ें होती हैं। आपको मालूम है कि एटम जो है वो किसी भी मटेरियल का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन का मतलब ये नहीं होता कि केवल इलेक्ट्रॉन ही लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। एक मटेरियल में पूरा एटम, मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अपनी ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया है। यहाँ पर यूवी लाइट जब किसी मटेरियल में पड़ती है तो वो मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स या एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स सब अपनी ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में चले जाते हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, और फिर उसी एनर्जी को वो ट्रांसमिट करके, ट्रांसमिटेंस, अपनी ग्राउंड स्टेट में फिर से आ जाते हैं। ये इसका प्रिंसिपल है, सिंपल सा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बेस्ड ऑन फ्रैंक प्रिंसिपल। फ्रैंक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस सो रैपिडली दैट ए वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज इट्स इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ड्यूरिंग ट्रांजिशन। बात को समझिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। कोई भी मॉलिक्यूल होगा, कोई भी एटम होगा, आपस में बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। इलेक्ट्रॉन जब भी अपनी लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाता है, थोड़ा सा इसको हम इलोबरेट करते हैं, थोड़ा सा हम इसको मैच करते हैं ब्रह्मांड में। हमारे सन के चारों तरफ, इस सन क्या है? स्टार है। स्टार के चारों तरफ क्या रिवॉल्व करता है? प्लैनेट। तो हर प्लैनेट अपने ऑर्बिटल में ही रिवॉल्व करता है, अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है और सन के चारों तरफ भी वो रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। सेम कंडीशन एटम की भी होती है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। एटम के बाहर जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में है। ध्यान दीजिए, जिनकी एनर्जी कम है वो लोअर ऑर्बिटल में है, जिनकी एनर्जी ज़्यादा है वो हायर ऑर्बिटल में है, हायर सेल में है। लेकिन जब हम उन पर एनर्जी डालते हैं, जब हम उन पर लाइट एनर्जी डालते हैं, तो वो अपने ऑर्बिटल को छोड़कर वो हायर ऑर्बिटल में, हायर सेल में चले जाते हैं।
ठीक है, और वहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद वापस चले जाते हैं। ये आप मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक लेवल की बात कर रहा हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब आप पढ़ेंगे उसमें तमाम सेल हैं KLMN, और उसमें भी ऑर्बिटल्स हैं SPDF। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन अगर आपके पेयर्ड में हैं तो वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन वैकेंट होंगे, जिनकी सेल, जिनकी ऑर्बिटल वैकेंट होगी, वो इलेक्ट्रॉन हमेशा कोशिश करेगा कि उसकी सेल या ऑर्बिटल जो है वो फिल हो जाए इलेक्ट्रॉन से, यानी वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, स्टेबल होने की कोशिश करेगा, बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे कि ऑर्बिटल में क्या होता है कि जैसे SPDF ऑर्बिटल होते हैं, आप ध्यान देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये S है तो S में आपको एक ऑर्बिटल मिलेगा, P में आपको 3 मिलेंगे, ठीक है, D में आपको 4 मिलेंगे और F में आपको 7 मिलेंगे। 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आपको मिलेंगे 7, 1 2 4 5 6 और 1 7। हर ऑर्बिटल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये कॉन्फ़िगरेशन आपने शायद पढ़ा भी होगा। इस तरह से सभी में होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्लियर कर लीजिए, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 10 और यहाँ 40। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन है। तो हर ऑर्बिटल में आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहीं से भी खाली है तो ये चाहेगा कि हमारा ये पेयर कंप्लीट हो जाए, इसे एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। बात समझ रहे हैं आप? तो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो इसका मतलब है कि ये बॉन्ड बनाने के लिए प्रयास करेगा, और जहां पर इलेक्ट्रॉन फिल हैं वो बॉन्ड नहीं बनाने की कोशिश करेंगे, वो स्टेबल है। तो तीन तरीके के इलेक्ट्रॉन हो गए, एक हो गए बॉन्डिंग, एक हो गए नॉन बॉन्डिंग, एक हो गए एंटी बॉन्डिंग। देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो जैसे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ध्यान दीजिए, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इनमें बॉन्ड कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फुलफिल्ड हैं। नॉन बॉन्डिंग की बात करें, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों की पूरी फुलफिलिंग है, ये भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। लेकिन ये जो स्टार वाले हैं एंटी बॉन्डिंग, ये इलेक्ट्रॉन अभी वैकेंट हैं इनके ऑर्बिटल, ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? एनर्जी सबसे ज़्यादा उसके पास होगी जो इलेक्ट्रॉन वैकेंट हैं, ऑर्बिटल में वैकेंट हैं। मतलब उनके पास अगर एनर्जी रहेगी तो वो बॉन्ड बना लेंगे और स्टेबल होकर वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। तो अगर यहाँ पर देखिए बॉन्ड बना हुआ है, अगर हम इसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ध्यान से दीजिए, अगर इसे हम लाइट एनर्जी देते हैं, UV लाइट देते हैं मान लीजिए, तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल से बाहर निकल जाएगा, बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ से भी ये एनर्जी, यहाँ से ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो आप देखिए हर लेवल पे एनर्जी का क्राइटेरिया है। सिग्मा से सिग्मा स्टार की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, यहाँ N से ले सिग्मा स्टार की एनर्जी उससे कम है, पाई स्टार की कम है, और N से पाई स्टार की सबसे कम एनर्जी आपको मिलेगी। देखिए ये सबसे छोटी एनर्जी है यहाँ पर, यानी ये इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग वाले पाई स्टार पे जाएंगे तो बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांजिशन किसी भी मॉलिक्यूल्स में हो सकता है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हैव बैलेंस सेल। अभी मैंने आपको बताया सेल के बारे में, KLMNOP, KLMN, और हर सेल में ऑर्बिटल बताया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो होगा बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ। बियर्स और लैम्बर्ट्स लॉ जो है वो डिपेंड करता है कि कितना जो है वो मटेरियल कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और कितनी ट्रांसमिट कर रहा है, और वो इंसिडेंट लाइट या ट्रांसमिटेंस लाइट कितने कंसंट्रेशन और मॉलिक्यूल्स के कितनी थिकनेस पर डिपेंड करती है। ये हम डिस्कस करते हैं अभी जस्ट इसके बाद। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा है लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखिए
कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी मीडियम पर पड़ती है जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, एब्जॉर्बिंग सैंपल यानी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूवी लाइट की बात कर लें तो यहाँ देखिए I0 का मतलब इंसिडेंट लाइट, IT का मतलब ट्रांसमिटेड लाइट। यहाँ कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो गई, कुछ ट्रांसमिट हो गई, ठीक है। तो लैम्बर्ट ने कहा कि कोई भी लाइट अगर किसी एब्जॉर्बिंग मीडियम से पास होती है तो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट डिक्रीजेज विद द थिकनेस ऑफ द मीडियम, एक्सपोनेंशियली विद द थिकनेस ऑफ द मीडियम, डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। यानी आप थिकनेस बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर आप थिकनेस बढ़ाएंगे तो आपकी ट्रांसमिटेड लाइट कम हो जाएगी, यानी उसमें एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। अगर आप थिकनेस कम करेंगे, मीडियम की थिकनेस, यानी इस मीडियम की थिकनेस बात कर रहा हूँ, इसकी थिकनेस कम करेंगे, एब्जॉर्प्शन कम होगा। अब जब एब्जॉर्प्शन ही कम हुआ तो ट्रांसमिटेड लाइट भी कम हो जाएगी, ठीक है, बात समझिए आप। तो उन्होंने फिर इसी पर एक फार्मूला दिया कि IT = I0 10⁻⁻⁻⁻, यानी जब आप थिकनेस बढ़ाएंगे तो ट्रांसमिटेड लाइट आपकी क्या होगी, घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि थिकनेस बढ़ाने से लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, ट्रांसमिट कम हो जाएगी, ठीक है, बात समझिए आप। थिकनेस आप बढ़ाएंगे, एब्जॉर्ब लाइट ज़्यादा होगी, ट्रांसमिटेड लाइट कम होगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियली घट जाती है थिकनेस बढ़ाने से। तो ये फार्मूला। और दूसरी चीज़ ये कि सैंपल की जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, ठीक है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है, मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कितना है और मॉलिक्यूल की थिकनेस कितनी है। यानी कंसंट्रेशन ज़्यादा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा, थिकनेस ज़्यादा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा, थिकनेस कम, एब्जॉर्प्शन कम, कंसंट्रेशन कम, एब्जॉर्प्शन कम। तो ये लैम्बर्ट्स लॉ हुआ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले टर्न पर हम बीयर्स लॉ और लैम्बर्ट्स-पियर लॉ को कंबाइन करके पढ़ेंगे। बीयर्स लॉ एक्चुअली कंसंट्रेशन से डिपेंड है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड है, और ये थिकनेस पर डिपेंड है, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं इस फील्ड में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा गहरा से गहरा, डीप से डीप नॉलेज दूँ। अभी तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट ही चल रहा है, अभी इसमें और डीपली मैं जाऊँगा तो आपको चीज़ें और अच्छी समझ में आएगी। हाँ, एक बात और मैं आपसे यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, रेगुलरिटी ज़रूर बनाए रखिए। स्टडी के लिए रेगुलरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेगुलर रहेंगे, लेक्चर को आप रेगुलर वीडियो देखेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में फीड हो जाएंगी। जितना इंटरेस्ट लेंगे अपने मैटर में, उतना ही ज़्यादा आपको चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी। तो अपने ब्रेन के कंसंट्रेशन को बढ़ाइए, चीज़ें ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगी, और अगर आप कम करेंगे तो ट्रांसमिट ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।